नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों पर नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने ली शपथ, जनहित को बताया सर्वोपरि। भावनगर में बिन सचिवालय परीक्षा में धांधली मामले, भाजपा नेता सस्पेंड, वीडियो वायरल होने पर पार्टी से निलंबित। और वडोदरा में गायों में मिला संदिग्ध लंपी वायरस, 3 गाय आइसोलेट। देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में पहली बार किसी आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की है। द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने शपथ दिलाई। वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। सुबह 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ली। मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य आदि समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उधर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने देश की उपलब्धियों पर जोर दिया और आगे के रास्ते को लेकर एक भविष्यवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपना भाषण जोहार, जो कि आदिवासी इलाकों में इसका मतलब नमस्कार होता है, कहकर शुरू किया। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। भावनगर में बिन सचिवालय परीक्षा में भाजपा के नेता की धांधली उजागर होने के बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। गुजरात के भावनगर के तळाजा में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेता वैभव जोशी द्वारा की गई धांधली काफी चर्चा में है। दरअसल पिछले दिनों वैभव जोशी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बिन सचिवालय की परीक्षा जो वर्ष 2019 में ली गई थी, उसमें 36 छात्रों से 50-50 हजार रुपए लेकर सवालों के जवाब मुहैया कराए गए होने की बात खुद वैभव जोशी ने कबूल की थी। इस मामले कार्यवाही के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की नेता वैभव जोशी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। मामले पर भावनगर के यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बलदेव सिंह सोलंकी ने वीएनएम टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बिन सचिवालयની પરીક્ષા ગઈ ને આપણે રદ થઈ આમાં બધી સ્કૂલોમાં બહુ વહીવટ થયા હોય એટલે અમે અહીંયા 17 લાખ રૂપિયાના બધાના વહીવટ કરેલા છે અને આપણે લખાવ્યું છે ને અમે બધા શું છે બધા 2-3 લાખ 4 લાખ રૂપિયા એવી રીતે લે અમે ખાલી 50,000 રૂપિયા લીધા છે એટલે અમારી ભાવના શું કે થોડુંક અમારું ખર્ચો નીકળે ને એને 50,000 રૂપિયામાં નોકરીએ ચડી જતો ભલે આપણે લીધે બધા કરે આપણે ન હોય એટલે બધા તો 3-4 લાખ રૂપિયા લીધા પણ અમે મેં કીધું આપણે એવા ઓલા ઉપર નથી જાવ પણ એ જે 17-18,000 લાખ રૂપિયા અમારે આવ્યા ને એ અમે પાછા અમારા આયોજનમાં વાપર્યા હોય ખર્ચે નાખ્યા હોય। सोलंकी यूथ प्रेसिडेंट भावनगर। ये जो पूरा मामला है 2019 का, वो क्या मामला है और कैसे उजागर हुआ है? 2019 में जो बिन सचिवालय की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भावनगर जिले के तलाजा तहसील में एक भाजपा का जो जिला संयोजक है, उसके संकुल में एक केंद्र दिया गया था। उस एग्ज़ाम के दौरान उस भाजपा के नेता ने पूरी सिस्टम को बिगाड़ के एक कौभांड किया था कि डीओ कचहरी से जो अधिकारी आए थे इंस्पेक्शन के लिए, उसको फोड़ा। मामला कॉरपोरेशन से एक जो अधिकारी आया था, उसको फोड़ा।
एक टीम बना के 7 शिक्षकों की वो तलाजा लेके तलाजा में बाजू के रूम में पेपर का सॉल्यूशन करवाया। एक क्वेश्चन का 5,000 रुपये दिया उसको और पूरे क्वेश्चन मार्क थे उसको सोल्व करके जितने भी कैंडिडेट्स थे उसको एग्ज़ाम का पेपर लिखवाया और पर कैंडिडेट उन्होंने 50,000 रुपये जैसे उगराना किया और 50,000 के दौरान 17 से 18 लाख रुपए उनके सब कैंडिडेट 35 के 36 कैंडिडेट के पास से लिया। जिस तरह से गुजरात के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा इस कांड के वजह से शो हो रही है कि कैसी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो आउटसोर्सिंग के माध्यम से तो युवाओं का रोजगार छीन रहे थे, लेकिन जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है उसमें भी इस तरह का कौभांड करके अपने चहीते लोगों को पैसा लेके नौकरी दिलवाने का काम कर रहे हैं। वडोदरा के लालबाग स्थित पांजरापोल में रखी हुई गायों में लंपी वायरस के संदिग्ध लक्षण देखे जाने से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। गुजरात के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से पशुओं में लंपी वायरस पाए गए हैं। वडोदरा जिला पंचायत और कॉरपोरेशन भी पशुओं में देखने मिल रहे वायरस को लेकर अलर्ट हो गए हैं। वडोदरा के अलग अलग इलाकों में स्थित पांजरापोल में गायों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इसी क्रम में लालबाग पांजरापोल की 3 गायों में लंपी वायरस के लक्षण देखे गए हैं, जिसके बाद इन गायों को आइसोलेट कर उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई है। अभी गुजरात राज्य के कुछ जिलों में लंपी स्किन डिसीज़ के केसेस दिखाई दे रहे हैं। उसके हिसाब से जिला पंचायत और बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो भी गाइडलाइन है अभी राज्य सरकार की उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो 3 डोर डब्बे हैं, तो तीनों डोर डब्बे में सुबह शाम जो डॉक्टर और डिप्लोमा स्टाफ है हमारे उनके साथ संकलन करके दोनों टाइम जो भी एनिमल है डोर डब्बे सबको ऑब्जर्वेशन में लिया जाता है। सबको देखने के बाद जो भी अगर कोई एनिमल सस्पेक्टेड है, अगर वीक है, तो उन सब एनिमल को आइसोलेशन में रखते हैं। उनके बाद जिस एनिमल में को अगर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उस एनिमल को ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके बाद जो भी प्रिकॉशन लेना जाना है वो सब एनिमल के लिए प्रिकॉशन लिए जाते हैं। अभी तक 3 डोर डब्बा में से 2 डोर डब्बा में कोई एनिमल का केस दिखाई नहीं दिया, लेकिन खास वाली डोर डब्बा में LSD के 3 सस्पेक्टेड केस जो दिखे थे उस तीनों एनिमल को ट्रीटमेंट के हिसाब से 3 एनिमल को ट्रीटमेंट दिया और बाद में अभी तीनों एनिमल रिकवरी हो चुके हैं और नॉर्मल है अभी। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात के वडोदरा शहर में मांडवी इलाके में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य ब्रांच के लॉकर रूम में पानी भर गया, जिससे लॉकर रूम में अपना सामान रखने वाले लोगों की जान सकते में आ गई। गुजरात के वडोदरा शहर में रविवार को दिन भर बारिश बरसती रही, जिसके चलते वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके में काफ़ी पानी भर गया था। मांडवी के सभी निचले इलाके पानी में डूब गए थे, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य ब्रांच भी शामिल रही। बैंक ऑफ बड़ौदा में बारिश के चलते घुटने तक पानी भर गया था और ये पानी लॉकर रूम तक भी पहुंच गया, जिसकी जानकारी मिलते ही बैंक के ग्राहक लॉकर में रखे हुए अपनी कीमती वस्तुओं को देखने के लिए बैंक में उमड़ पड़े। વડોદરા શહેરની 4 દરવાજા વિસ્તારના મેઇન બ્રાન્ચ જે બેંક ઓફ બરોડા કહેવાય છે, ત્યાં વર્ષો જૂની પાણીની સમસ્યા છે। દર ચોમાસાની અંદર પાણી ભરાતા હોય છે। 4 દરવાજા વિસ્તારની અંદર તો દરિયા જ બની જાય છે। અમે CM સુધી રજૂઆત કરી છે કે વેપારીઓને નુકસાન ઘણું થાય છે। 4 દરવાજાની અંદર 1 ઇંચ વરસાદ પડવાથી 4 દરવાજા દરિયા બની જાય છે અને ખાસ કરીને બેંક ઓફ બરોડા જે આવેલી છે એમાં લોકરમાં જે પાણી ભરાય છે, આમાં ખાતેદારો જે છે એકદમ એ થઈ ગયા હતા કે અમે અમારું જે વસ્તુ મૂકેલી છે રોકડ પૈસા તો અમે ચેક કરવા જઈએ તો આજે અમે પણ આ વસ્તુ ચેક કરવા માટે આવેલા કે લોકરની અંદર જે પાણી ભરાયું છે તો વસ્તુનું નુકસાન તો નથી ને, એટલે અંદર લોકરની અંદર અત્યારે પાણી ભરાયેલા છે। એ લોકો વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે કાઢવાની, પણ
દર વર્ષે આ સમસ્યા સર્જાય છે। આ 153મો જે સ્થાપના દિવસ આ લોકોએ ઉજવ્યો છે એ તો ઉજવ્યો બરાબર છે, પણ જે ખાતેદારોને સુવિધા મળવી જોઈએ એ સુવિધાનો અભાવ અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે। ખાતેદાર બિચારા જે છે બધા ચેક કરવા માટે આવ્યા છે। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना 153वां स्थापना दिवस मनाया है, लेकिन इस बैंक में जलभराव की समस्या सालों से हल नहीं हो रही है। बैंक के लॉकर में रखे हुए लोगों के पैसे और सोने चांदी को हर साल नुकसान पहुंचता है, लेकिन फिर भी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जलभराव रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं और खामियाजा बैंक के खाता धारकों को भुगतना पड़ता है। यूपी के बिजनौर में 2 शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की नीयत से मज़ार पर पहुंचकर उसे खंडित कर दिया और मज़ार की चादर भी जला दी। यूपी के बिजनौर के घोसियोवाला गांव में जलाल शाह की मज़ार पर 2 सगे भाई कमाल अहमद और आदिब ने पहुंचकर मज़ारों को गलत बताते हुए खंडित कर दिया और मज़ारों पर चढ़ी चादर उठाकर जला दी। मज़ार खंडित होता देख क्षेत्र के मुस्लिम समाज में आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना पर बिजनौर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कमाल अहमद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कमाल का भाई आदिब मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया है और फरार आरोपी की तलाश में 3 टीमों का गठन किया गया है। दिनांक 24 जुलाई को कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक बड़ी कोशिश को स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाम किया। तथ्य कुछ इस प्रकार से हैं कि आज 4:30 बजे शेरकोट कस्बे के जलाल शाह की मजार पे कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की तथा वहां की चादरें जलाई। पुलिस वहां तत्काल मौके पर पहुंची। तब तक ये खबर आई कि शेरकोट थाना अंतर्गत ही भूरे शाह की मजार पे भी इसी तरह की घटना हुई है। इस पे स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया तथा 2 व्यक्तियों को, जिनका नाम क्रमशः कमाल और आदिल है, गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने भगवा रंग के साफा पहन रखा था तथा ये दोनों सगे भाई। ऐसे भी रूमर्स आए थे कि धार्मिक ग्रंथों को क्षति पहुंचाई गई है, जो कि वहां के धार्मिक गुरुओं के साथ जाकर देखा गया तो धार्मिक ग्रंथों को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची थी। इन लोगों से कड़ी पूछताछ के बाद से अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, इससे पता चला है कि इन लोगों ने सुबह 11:30 बजे भी इसी तरह की एक घटना कस्बा शेरकोट से लगे मजार पे की है और ये मजार है कुतुब शाह की मजार। यहाँ भी इन लोगों ने तोड़फोड़ की थी, जिसका संज्ञान पब्लिक को नहीं हो पाया था। ये पूरा घटनाक्रम ये दर्शाता है कि एक बड़ी साजिश के तहत प्रदेश के माहौल तथा सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का कुलसित प्रयास अवांछनीय तत्वों द्वारा किया गया, जिसको पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको तत्काल इस पूरे घटना का पटाक्षेप किया गया। अब आगे इस संबंध में हमारी जो स्पेशलिस्ट एजेंसीज हैं तथा हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट है, इसके द्वारा कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश उभर के आएंगे पूछताछ में, वो सभी को अवगत कराया जाएगा। हम लोग आने वाले दिनों के लिए और भी अधिक सतर्कता बरत रहे हैं, जो कि सावन माह से संबंधित है और सावन माह के तुरंत बाद जो आज शाम 4:30 बजे करीब सूचना थाना शेरकोट में प्राप्त हुई कि जलाल शाह की मजार हरेलवी रोड पर स्थित है, वहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। तत्काल यहाँ से पुलिस बल रवाना हुआ। वहाँ जैसे ही पुलिस बल पहुँचा, वहाँ पर जाकर जानकारी की तो पता चला कि 2 भाई मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल, इन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है। तब तक एक और सूचना प्राप्त हुई कि भूरे शाह की मजार, ये सूचना करीब 6:15 बजे प्राप्त हुई, घोसीवाला में भी तोड़फोड़ हुई है और चादर जलाई गई है मजार पर चढ़ाई जाने वाली। इस सूचना पर पुलिस वहाँ पहुँची और वहाँ पर PRV, गाँव वाले और थाना अध्यक्ष शेरकोट ने घेर घात कर इन्हें गिरफ्तार किया। वहाँ पर मोहम्मद कमाल पकड़ा गया
और उसके बाद जानकारी ये भी हुई कि सवेरे ही जब अपने घर से निकले थे तो वो सूचना बाद में मिली, लेकिन कस्बा शेरकोट स्थित कुतुब शाह की मजार पर भी इन्होंने कुछ तोड़फोड़ पहले की थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल ये 2 भाई हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है और पूरी जानकारी की जा रही है कि सर तोड़फोड़ के पीछे क्या वजह रही सर? तोड़फोड़ के पीछे क्या वजह रही सर? इसी बात की जानकारी की जा रही है। उसके भाई का कहना है, वो अपनी बचाव में कह रहा होगा कि उसका भाई कुछ मानसिक रूप से उद्वेलित है, लेकिन जैसी पूछताछ की जा रही है उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि इसके पीछे क्या सौहार्द बिगाड़ने की कोई साजिश थी मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल के द्वारा की गई या अन्य कारण थे। इसकी गहनता से छानबीन और जानकारी की जा रही है। कुछ लोगों से पता चल रहा है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि किसी के कहने पे इन्होंने ये किया। मैंने कहा ये पूछताछ का विषय है, विवेचना का विषय है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज से जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज से खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही कराएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. गुजरात के वडोदरा शहर में घर से खाना बनाकर बिजनेस करते हुए आत्मनिर्भर बनना चाहती महिलाओं के लिए होम बाइट नामक एक अनोखा प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है. घर का खाना घर तक पहुंचे, इस कंसेप्ट के साथ वडोदरा में एक नई पहल शुरू की गई है. होम बाइट नामक इस एप्लीकेशन का वडोदरा के कमाटी बाग में लॉन्च किया गया. होम बाइट में घर से खाना बनाकर लोगों तक पहुंचाने की इच्छा रखने वाली महिलाओं और गृह उद्योगों को शामिल किया गया है, जहां मनचाहा खाना ऑर्डर कर घर जैसा स्वाद आप घर बैठे पा सकते हैं. इस एप्लीकेशन के लॉन्चिंग समारोह में शी टीम ने भी पहुंचकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के इस कार्य में सहयोग देने का अनुरोध किया. घर से घर तकનો જે કન્સેપ્ટ છે આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણી બધી આવી એપ્લિકેશન્સ છે કે જેમાં આપણે ફૂડ ને બધું ડેલી ઓર્ડર ને કરી શકીએ છીએ અને આપણને ઘર સુધી ફૂડ મળતું હોય છે. આમનો કન્સેપ્ટ એવો હતો કે જે ખાસ કરીને જે મહિલાઓ ઘરેથી રસોઈ બનાવીને એમ કે એમનું ટિફિન સર્વિસ કે બીજી કોઈ એવું જે એમનું ભોજન બનાવીને જે એ લોકો આપતા હોય સેવાઓ, તો એને એક પ્રોપર પ્લેટફોર્મ મળે અને એ લોકોને પ્રોપર એક માર્કેટિંગ મળે અને એમનું જે પ્રચાર પ્રસાર છે યોગ્ય રીતે થાય. અને સામે વિન વિન સિચ્યુએશન એવી હોય છે કે જે લોકો ઘણી વખત ઘરનું જે ભોજનને એવું જે લોકોને ખાસ ઈચ્છા હોય છે
તો એને પણ એક આપણે એપ્લિકેશન દ્વારા એક એનો ચાન્સ મળતો હોય છે કે ઘરનું એક पौष्टिक भोजन मेड़वी शकाय। आज होम बाइट का हमने लॉन्च किया है, हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब ज़ाला साहब और हमारे शी टीम ने इसको लॉन्च किया है। होम बाइट हमने ऐसा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो एप्लीकेशन है जस्ट लाइक अदर एप्लीकेशंस ऑफ फूड कि जिसमें आप घर का खाना ऑर्डर कर सकते हो। होम बाइट पे हमने बड़ौदा की सारी महिलाएं जो घर से खाना बनाने के लिए इंटरेस्टेड है, जिनकी स्पेशलाइज्ड आइटम वो खुद घर पे बना के लोगों तक पहुंचाना चाहती है। कुछ महिलाएं ऐसी है कि जो खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज कि उनके पास थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ है। कुछ महिलाएं ऐसी भी है कि जो कुकिंग स्किल में एक्सपर्ट है पर उनको कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। कुछ महिलाएं ऐसी है कि जिनको हस्बैंड को सपोर्ट करना है पर वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। सो ये सारी महिलाएं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है और इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन करके खुद के घर का खाना किसी और के घर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है ये होम बाइट एप्लीकेशन के थ्रू। सो सबसे यही निवेदन है कि होम बाइट एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बड़ौदा में डाउनलोड करें और सबको हेल्दी, स्वच्छ और कीमत में भी कम ऐसा खाना ऑर्डर करें ऑनलाइन। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की पॉलिटेक्निक फैकल्टी में छात्रों को हो रही दिक्कतों पर छात्र संगठन वीवीएस द्वारा प्रबंधन का ध्यान आकर्षण कराया गया। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में विभिन्न फैकल्टी में हजारों की संख्या में छात्र पढ़ाई करते हैं। इन छात्रों की समस्याओं को छात्र संगठनों द्वारा उठाया जाता रहा है। एमएस यूनिवर्सिटी की पॉलिटेक्निक फैकल्टी में छात्रों को आ रही दिक्कतों पर विद्यार्थी विकास संघ द्वारा आवेदन देकर समस्या को हल करने की मांग की गई। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बल 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 भारत माता के। आज पॉलिटेक्निक के अंदर हम लोग ये टॉपिक लेके आए हैं कि 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को अभी तक प्रॉब्लम कर रहे हैं। पहला टॉपिक ये है कि स्टूडेंट हम लोग ऑनलाइन एग्जाम के लिए आंदोलन लेके गए थे हेड ऑफिस में। उस टाइम पे हम लोगों को वहाँ से ये आंसर आया था कि किसी भी स्टूडेंट को इस बार डिटेन नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर में भेज देंगे। फिर भी उन लोगों ने बहुत सब स्टूडेंट्स को ऐसा है कि डिटेन किया है और उन लोगों को 1 साल घर पर बैठना पड़ेगा। उसकी वजह से हर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों को पहले प्रॉमिस किया और फिर अभी पीछे से घूम रहे हैं ये लोग। और दूसरा हमारा ये टॉपिक है कि रीचेकिंग और रीअसेसमेंट के लिए यूनिवर्सिटी का रूल है कि 10 दिन के लिए ऑनलाइन उन लोगों को फॉर्म भरना पड़ता है, पर इस बार सिर्फ 4 दिन के लिए खोला था। उसमें भी 3 दिन ऑनलाइन प्रॉब्लम हुआ था कि किसी से फॉर्म फिल नहीं हो रहे थे और किसी को प्रॉब्लम आ रहा था। और एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स भर सकते हैं और उन लोगों को भी ये पक्का पता नहीं था कि एक दिन के अंदर भी वो खुला है कि नहीं खुला है। और तीसरा टॉपिक ये हमारे ये है कि स्टूडेंट स्टोर है वो पूरे दिन के अंदर सिर्फ 10 मिनट के लिए खुलने में आता है और वो फिर जैसे ही क्लोज होता है और किसी स्टूडेंट को अगर मटीरियल लेना होता है तो पूरा उनको सेफ्रॉन टावर जाना पड़ता है और सेफ्रॉन टावर से वापस आने में उनकी रिसेस खत्म हो जाती है। और चौथा टॉपिक हमारा ये है कि अभी तक फर्स्ट ईयर वालों का रिजल्ट नहीं आया तो उन लोगों की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। आज रोज ફેકલ્ટી ઓફ પોલિટેકનિક ફેકલ્ટી ખાતે આવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કારણ કે જે એફવાયના જે સ્ટુડન્ટ છે એ લોકોનું રિઝલ્ટ હજુ સુધી ડિક્લેર થયું નથી અને યુનિવર્સિટીનો નિયમ છે કે 45 ડેઝની અંદર રિઝલ્ટ ડિક્લેર થઈ જવું જોઈએ। પછી જે અહીંયા સ્ટુડન્ટ સ્ટોર છે એ માત્ર 10 મિનિટ માટે ખુલે છે અને 10 મિનિટમાં અને 15 મિનિટની રિસીસ હોય છે તો વિદ્યાર્થીઓને ઘણી લાઈનો લગાડવી પડે છે અને વિદ્યાર્થીઓને જે સામાન જોઈએ છે તે જરૂરી સામાન મળી રહેતો નથી। ત્યારબાદ રીચેકિંગ અને રીએસેસમેન્ટ માટે જે લિંક હોય છે તે યુનિવર્સિટીના નિયમ પ્રમાણે 10 દિવસ તો મિનિમમ ખુલ્લી રાખવાની હોય છે, પણ આ વખતે તે 4 દિવસ માટે જ ખુલ્લી રહી હતી અને એમાં પણ 3 દિવસ સર્વર ડાઉન હતો તો તે ફરીથી ઓપન કરવામાં આવે। ત્યારબાદ જે લાસ્ટ યરના જે સ્ટુડન્ટ્સ છે તે વિદ્યાર્થીઓને 2 કે તેથી વધુ સબ્જેક્ટમાં કેટી હોય તો એ લોકોને ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે, પણ યુનિવર્સિટી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે તે સ્ટુડન્ટને બેકલોગ આપવામાં આવે અને તે સ્ટુડન્ટને ડિટેન કરવામાં આવશે નહીં। તો આ જ મુદ્દાઓને લઈને અમે પોલિટેકનિક ફેકલ્ટી ખાતે વિદ્યાર્થી વિકાસ સંઘ દ્વારા આવેદન આપવામાં આવ્યું છે અને અમને જણાવવામાં આવ્યું છે કે વહેલામાં વહેલી તકે અમારા મુદ્દાઓનું સોલ્યુશન લાવવામાં આવશે। रक्षाबंधन नजदीक है, ऐसे में देश की रक्षा करने वाले जवानों के लिए रक्षा की कामना करते हुए वडोदरा में 50,000 राखियां बनाई जा रही है। देश की सरहदों पर दिन रात लाखों जवान अपने परिवार को भुलाकर भारत माता की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और उन्हीं की वजह से हम सब अपने अपने घरों में सुख चैन से सो पाते हैं। देश की रक्षा करने वाले आर्मी जवानों की सुरक्षा के लिए चीन बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर पर भेजने के लिए 50,000 राखी वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता संजय बच्छाव और महिलाओं की एक बड़ी सी टीम ने तैयार की है।
आज हम यहाँ उपस्थित हैं सब लोग क्योंकि हम 50,000 से भी ज़्यादा राखियाँ हमारे जवान भाइयों के लिए हम भेज रहे हैं, जैसे कि गलवान वैली है, सियाचिन है, कारगिल है, इंडो चाइना बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी बॉर्डर्स पे हमारी राखियाँ पहुँचने वाली है। और रक्षाबंधन के दिन हमारे सारे जवान भाई ये राखियाँ बांधेंगे। कोरोना का साल था 2020, जब लॉकडाउन था और तब राखियाँ गई थी, मतलब उसके नेक्स्ट ईयर में राखियाँ गई थी, तो आई वॉज द फर्स्ट इन द ग्रुप टू रिसीव द कॉल। और बहुत वो लोग भी बहुत खुश थे, जिन्होंने फ़ोन किया था उन्होंने भी बोला था कि इस बार हमारे घर से राखियाँ नहीं आ पाई लेकिन आपकी राखी आई है, तो हम बहुत खुश हैं कि हमारी रक्षाबंधन सफल हुई करके। ये हम पिछले 8 साल से कर रहे हैं और जो मतलब रक्षाबंधन का मतलब यही होता है कि मतलब भाई अपने बहन को रक्षा का वचन देता है। तो ये हम हमारे जो सैनिक हैं जो बॉर्डर पे पूरे दिन 365 डेज़ जो हमारी रक्षा करते हैं, तो उनको हम मतलब वो हमारी रक्षा करेंगे और हम उनको एज भाई मानते हैं। तो हम सिर्फ हमारा प्रेम इस तरह से उन पे व्यक्त करते हैं और ये पिछले हम 8 साल से कर रहे हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है ये करते। सोच तो हम मतलब सोचते ही है ना कि मतलब हमारे भाई हमारे साथ रहते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं, बट जो भाई हमारे साथ हमने कभी उनको देखा भी नहीं और फिर भी वो हमारी रक्षा कर रहे हैं दुश्मन देशों से, तो वो भी हमारे सच्चे नाते में भाई ही माने गए। तो इसीलिए हमने ये सोच अपनाई कि हम उनके साथ भी ये रक्षाबंधन मनाएं और उन्हें भी ऐसा फील हो कि उनकी बहनें भी है यहाँ पे जो उनकी फिक्र करती है और जो उन पे बहुत प्रेम करती है। हमें हमारी रक्षा करने के लिए कोई है तो उन्हें भी ऐसा लगे कि नहीं, देशवासियों को भी हमारी कीमत है, उनको भी वो भी हमें उतना ही प्यार देते हैं जितनी हम उनकी रक्षा करते हैं। ये करीब 1 महीना पहले इसकी तैयारी शुरू कर देनी पड़ती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे ये मैसेज जाता है और फिर राखी कलेक्शन शुरू हो जाता है। फिर बाद में जो देश विदेश से जो राखियाँ आती है उसका सॉर्टिंग का, पैकिंग का वो काम बहुत मुश्किल है, वो 2 दिन तक चलता है और फिर फाइनल पैकिंग होने के बाद ये राखियाँ दूसरे दिन पूजा करने के बाद हम बॉर्डर पे भेजते हैं। कितना अच्छा लगता है जब फौजी भाइयों को ये राखी भेजते हैं। नहीं, हमें अच्छा लगता ही है, मगर बात यह है कि जब रक्षाबंधन के दिन वो फौजी भाई जब वहाँ से इन बहनों को फ़ोन करते हैं या मैसेज भेजते हैं तो वो खुशी उनके लिए जो होती है वो सम्मान होता है, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। कौन से बॉर्डर पर कहाँ भेजते हैं राखियाँ? ये भारत पाकिस्तान और भारत चाइना बॉर्डर पर जो अलग अलग जगह है, जैसे कि कारगिल, सियाचिन, फिर गलवान, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, द्रास, बटालिक, ऐसे अलग अलग जगह पर ये राखियाँ हम भेजते हैं। अमेरिका से लेकर फिजी बेट तक, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, यहाँ से भी हमें राखियाँ आती है। इन सभी 50,000 राखियों को बॉर्डर पर भेजने से पहले राखी की पूजा की गई। इन राखियों को रक्षाबंधन से पहले इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और इंडो चाइना बॉर्डर पर भेजा जाएगा। ये पहल वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता संजय बच्छाव हर साल करते हैं। मध्य गुजरात के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ अस्पताल में फैली गंदगी साफ सफाई के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाती है। वडोदरा के सर सयाजीराव गायकवाड़ अस्पताल में वडोदरा शहर जिला के साथ साथ पूरे गुजरात और अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ रोज मरीज आते हैं, लेकिन साफ सफाई का अभाव मरीजों और उनके साथ आने वाले परिजनों को परेशान कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा साफ सफाई के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। अस्पताल में जहां तहां बरसाती पानी भरा हुआ है और उसमें मच्छर पनप रहे हैं। एक और कॉरपोरेशन द्वारा कचरा जमा नहीं करने की अपील की जाती है, वही अस्पताल में मरीजों के वार्ड के पास ही पुराना मलबा और कचरा फेंक दिया जाता है, जो बीमार मरीज को और ज़्यादा बीमार कर सकता है। यहाँ मरीज के साथ आने वाले अच्छे भले परिजन भी बीमार पड़ जाए, ऐसी स्थिति देखने मिल रही है। अस्पताल के कई वार्ड में बेड खाली होने के बावजूद लाइट और पंखे चालू ही रहते हैं। यहाँ पीने के पानी तक की सुविधा से मरीज और उनके परिजन वंचित है। પ્રતાપનગર થી શું સુવિધા નથી મળતી અહીંયા? અહીંયા જે સર્વન્ટો છે કોણ શું થયું છે તમારે? તો અહીંયા કોઈ હેલ્પ નથી કરતું, મદદ નથી કરતું?
હું તો જાતે જ ગઈ પણ સામેવાળા છે ને એમને બિચારાને બીજા કોઈ મોકલ્યા ભાઈને તો એ જોડે ગયા હતા કે તમારે જાતે અહીંયા જે કર્મચારી છે એ લોકો બ્લડ લેવા કે એના માટે ધક્કા નથી કરતા? ધક્કા નહીં કરતા. શું કહે છે? તમારે જાતે જવું પડે. એવું કોઈ સુવિધા એવી આપતા નથી? જાતે જવાનું. અચ્છા, પાણીનું કેવું રહ્યું? પાણીનું 4 દિવસથી પાણી નહીં આવતું પીવાનું. લોકો કેટલા પાણી મારે તડપડે છે. હું કેન્ટીનમાં જાય છે અને મારે તો ચાલવાની શક્તિ નથી તો આ એમને ટેકો લઈ લઈને હું ચાલું છું. इतना ही नहीं, मरीजों को अपने रिपोर्ट निकलवाने लेबोरेटरी और एक्सरे रूम तक परिजनों की सहायता से ही जाना पड़ता है। स्टाफ द्वारा उनकी कोई सहायता नहीं की जाती है, जबकि एसएसजी अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी कार्यरत है। ક્યાંથી આવી રહ્યા છો તમે? મોટા હબીબપુરાથી આવું. અહીંયા એસએસજી હોસ્પિટલમાં કેવી સુવિધાઓ છે? સુવિધા તો સારી છે. પાણી 4 દિવસથી નહીં આવતું. પાણી નથી. અહીંયા કુલર તો લગાવેલા છે? કુલર લગાવેલા છે પણ 4 દિવસથી નહીં આવતું પાણી નહીં આવતું. પાણી ક્યાંથી લાવો? બાજુમાં કેમ્પિંગ છે ત્યાંથી. કેટલા પૈસા ખર્ચો કરવો પડે છે? બોટલ આવે 20નો આવે. ગરમ પાણી લેવા જઈએ તો 10 રૂપિયાનો આપે. શું કહેશો એસએસજી હોસ્પિટલના તંત્રને? તંત્રને તો કીધેલું કે ભાઈ આ રિપેર કરાવો પણ કોઈ રિપેર કરાવતો જે કુલરનું પાણી કોઈને મળતું નથી. નીચેથી જ લાવવું પડે 4 દિવસથી. અચ્છા, વરસાદ પડતો હોય તો પણ નીચે જવું પડે? हाँ, वरसाद पड़े तो नीचे। कुल मिलाकर एसएसजी अस्पताल भगवान भरोसे ही चल रहा है। मरीज यहाँ आते तो हैं स्वास्थ्य सुविधाएं पाने, लेकिन उनके हिस्से तरह तरह की परेशानियां ही आती है। SC/ST वर्ग के लोगों को कास्ट डॉक्यूमेंट लेने में आ रही परेशानियों पर जिलाधीश कार्यालय में आवेदन दिया गया। वडोदरा के दलित समाज के अग्रणी मितेश परमार ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर सरकारी कामों में नागरिकों को आ रही दिक्कतों को हल करने की मांग की है। आज हम बड़ौदा कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र देने आए हैं। ये भाजपा के राज में जो गरीब लोगों को परेशान करती है ये सरकार, ये बंद होना चाहिए। जो SC/ST के लोगों हैं वो लोग को जाति का दाखला नहीं मिलता है, दुनिया भर के सर्टिफिकेट मांगते हैं। पहले ऐसा नहीं था, खाली तो अपने बाप का सर्टिफिकेट होता था उस पर मिल जाता था। अभी नहीं देने के लिए हैरान करती दुनिया भर की सब नई नई चीज मांगते हैं, वो बंद होना चाहिए। गरीबों को गाँव में रेशनिंग का अनाज नहीं मिलता है, गरीब आदमी भूखा मरता है भाजपा के राज में, वो सब बंद होना चाहिए। गरीबों को अनाज दो। अभी जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो लोग को पास जो मिलता है बस में जाने के लिए उसमें भी बहुत दिक्कत है। पहले कुछ नहीं था, खाली रेशन कार्ड पे पास मिलता था। अभी दुनिया भर के सर्टिफिकेट मांगते हैं, गलत तरीके से हैरान करते हैं। वो सब बंद करो। गरीब लोग को पढ़ाई करते हैं वो भी सरकार को नहीं अच्छा लगता है। भाजपा सरकार को जो गरीब लोग अनाज लेते हैं रेशनिंग का वो भी अच्छा नहीं लगता है तो नहीं देते। अभी इलेक्शन आएगा तो नई नई स्कीम निकालेंगे गरीबों के लिए और जीत जाएंगे, फिर वापस ऐसा ही करेंगे। तो इसके जब जो नए नए कायदे निकाले गरीबों को परेशान करने के लिए वो बंद करना चाहिए। अगर जाति के दाखले में उनको परेशानी हो तो जो गलत दाखला लेते हैं उसको 10 साल की सजा करो। ऐसा नहीं परिपत्र सरकार क्यों बाहर नहीं पाड़ती है। અમે આવેદન પત્ર કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરવા આવ્યા છે ને આવેદન પત્ર આપવા આવ્યા છે। અમારી બેબીનો જાતિનો દાખલો કરાવવાનો છે। લીલોડ 9મા સ્કૂલમાં ભણે છે અને જાતિનો દાખલો મળતો નથી। એમાં તલાટી સહી સિક્કા ફોર્મ પર કરતો નથી, એના હિસાબે મારી બેબીનો જાતિનો દાખલો અટક્યો છે। કયા ગામ છે આ? ગામ રોપા, તાલુકો કરજણ, જિલ્લો બરોડા। કેટલી મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે જે જાતિનો દાખલો જાતિના દાખલા માટે સાહેબ અમે 15-20 દિવસથી ધક્કા ખાઈએ છીએ। આજ દિન સુધી કોઈ નિકાલ આવ્યો નથી। અમે કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરી, અમે મામલતદાર સાહેબને રજૂઆત કરી, TDO સાહેબને રજૂઆત કરી, પ્રાંત અધિકારી સાહેબને રજૂઆત કરી, तो यानो कोई अजू निकाल आवतो नहीं। हर साल की तरह इस साल भी बारिश के मौसम में हजारों की संख्या में वडोदरा के नागरिक वायरल बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और वडोदरा में जगह जगह फैली गंदगी इन बीमारियों में बढ़ोतरी कर रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में मानसून के साथ साथ बीमारियां भी फन उठा रही है। शहर के ज्यादातर इलाकों में लोग तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। ज्यादातर सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर, उल्टी, दस्त जैसी परेशानियों से लोग परेशान हो रहे हैं। साथ ही चिकनगुनिया, डेंगू, न्यूमोनिया जैसी बीमारियां भी लोगों को घेरे हुए हैं। इन दिनों वडोदरा शहर के निजी और सरकारी सभी अस्पतालों में मरीजों की भरमार देखने मिल रही है। कारेलीबाग की संक्रामक बीमारियों के अस्पताल में इन दिनों मरीजों की तादाद में काफी बढ़ोतरी हुई है। लगातार मरीज अपनी बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इस पर कोई ठोस कार्यवाही जरूर करनी चाहिए। आराम करवानो छे, फरવાનું નથી।
एक्चुअली अपने यहाँ रोज़ करीबन 100-125 पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें से काफ़ी परसेंटेज तो वायरल फीवर के केसेस रहते हैं और बाकी पीलिया और बुखार वगैरह का जो रूटीन में जो पेशेंट्स आते हैं वो भी रहते हैं। हाँ, सर्टेनली वायरल फीवर के केसेस बड़े हैं। अपने यहाँ 50 बेडेड अपनी हॉस्पिटल है, उसके सामने अभी 35-40 पेशेंट अभी एडमिट है। ज़्यादातर मैंने बोला ना, एक तो वायरल फीवर है, बाकी टाइफाइड के है और पीलिया के भी कुछ केसेस है। मैसेज यही है कि इस सीज़न में देखो ऐसा है कि पानी खास एक मतलब ये है कि उबला हुआ पानी पीना चाहिए या फिर अपने एक्वागार्ड वगैरह का पानी लेना चाहिए। और घर के अगल बगल में भी अगर कोई पाइपलाइन आपको लीकेज दिखे दे मतलब तो उसको फ़ौरन कॉरपोरेशन से हेल्प लेके उसको रिपेयर करवाना चाहिए। और बाकी अगर कोई पानी का भरा हुआ है कोई घर के अगल बगल में तो उसको भी मतलब उसका भी वो निकाल करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी मच्छर की उत्पत्ति हो सकती है। अपने घर के ऊपर छत के ऊपर भी वो डबला डुबली या कोई टायर वगैरह पुराना कुछ पड़ा हो जिसके अंदर पानी जमा होता है तो उसमें भी मच्छर प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका भी मतलब निकाल करना चाहिए। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। पिछले दिनों वडोदरा में दूषित पानी पीने से 20 साल की लड़की की मौत हुई थी। मृतक के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा देने की मांग आम आदमी पार्टी ने की है। गुजरात के वडोदरा शहर के जेतलपुर इलाके में हरिजनवास में रहने वाली 20 साल की उन्नति को पिछले दिनों उल्टी दस्त हुए थे और बाद में उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने से उन्नति की मौत हो गई थी। इस मामले लगातार दूषित पानी को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजे की मांग की जा रही है। आम आदमी पार्टी के SC विंग द्वारा मृतक के परिजनों के साथ आज म्यूनिसिपल कार्यालय में आवेदन देकर 20 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई है। संस्कारी नगरी कहेवाय कॉर्पोरेशनનું તંત્ર એવું લાગી રહ્યું છે કે શરૂઆતના વરસાદની અંદર ચોમાસાના શરૂઆતની અંદર જ્યારે જેતલપુર રોડ પર હરિજનવાસમાં એક દીકરીનો કોલેરા જેવા ભયંકર રોગથી પીડાતી દીકરીનું જ્યારે અવસાન થયું હોય અને કોર્પોરેશન જ્યારે એની નોંધ ના લેતી હોય ત્યારે અમે આમ આદમી પાર્ટીના તમામ કાર્યકર્તાઓ સખત શબ્દોમાં વખોડી નાખીએ છીએ અને આ પીડિતાના પરિવારને ન્યાય મળે એના માટે આજે અમે આવેદનપત્ર કોર્પોરેશન ઓફિસે કમિશનરને આપવા માટે આવ્યા છીએ। એ માંગ લઈને આવ્યા છે કે અમારા ઘરમાં મારી એક જ બેન હતી, મારા મમ્મી પણ નથી, કે એને આવું ખરાબ પાણી આવે છે અમારે ત્યાં, તો એને કોલેરા થયો તો મારી બેનનું અવસાન થઈ ગયું। અમે એ માંગ લઈને આવ્યા છે કે અમને થોડી સહાય થાય। एक और गुजरात के अहमदाबाद शहर को स्मार्ट सिटी और देश के पहले हेरिटेज शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के चलते अहमदाबाद शहर की दीवारें राजनैतिक दलों के चुनाव चिन्हों से भरती जा रही है। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद की गलियों में अगर आप निकलेंगे तो आप जरूर जान जाएंगे कि चुनाव नजदीक है, क्योंकि यहाँ कोई भी गली हो, कोई भी मोहल्ला हो, ब्रिज हो या दीवार, राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनाव निशानों से इन सबको भर दिया है। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर गुजरात में शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी, सभी दलों के चुनाव चिन्ह आपको दीवारों पर देखने मिल जाएंगे। गुजरात से दिल्ली गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर देशवासियों को स्वच्छता का संदेश देते हैं, लेकिन उनके ही राज्य गुजरात में दीवारों पर चुनाव प्रचार करते हुए शहर की सुंदरता को सरेआम ताक पर रखा जा रहा है। अहमदाबाद में जहां देखो वहां चुनाव की निशानियां ही दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो अहमदाबाद कोई हेरिटेज सिटी नहीं, लेकिन राजनीतिक दलों का अखाड़ा हो। आज़ादी के 75 साल बाद भी गुजरात के नसीब में पक्की सड़कें नहीं हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, अरावली जिले की ये घटना खुद ब खुद बयां कर रही है। अक्सर पूरे गुजरात राज्य से विकास के दावों की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें सामने आती रहती है,
लेकिन ये तस्वीर गुजरात सरकार को शर्मसार कर दे ऐसी है, जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क के अभाव में गर्भवती महिला को खटिया में लिटाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है। अरवली जिले के मोडासा के अणदापुर गांव में सड़क सालों से बनी ही नहीं है। 108 एम्बुलेंस भी यहां आने से कतराती है और ऐसे में लेबर पेन से कराह रही महिला को खटिया में लेटाकर 108 एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। આપણો દેશ આઝાદ થયા આજે 72 વર્ષ થયા, પણ મોડાસા તાલુકાનું અણદાપુર ગામ, જે ગામની અંદર અત્યાર સુધી એક પણ રોડ કરવામાં આવ્યો નથી। આ ગામની અંદર છેલ્લા 5 વર્ષથી પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ છે, બરાબર, કે અહીંયા જે સગર્ભા બહેનો છે એમને 108 મારફતે અહીંયા એમને દવાખાને પહોંચાડવાના હોય છે, પરંતુ 108 અંદર ન જવાથી એમને ખાટલાની અંદર કે કોઈક બાઇકની અંદર લઈ જવામાં આવે છે। આજથી 1 વર્ષ પહેલાં આ ગામની અંદર 2.5 વર્ષના જે બાળક અને એની માતા અને જે સગર્ભા બેન હતી એ એમને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી। એટલા માટે આત્મહત્યા કરવી પડી હતી કે એના પતિએ એને એવું કીધું કે તું 1 કિલોમીટર સુધી ચાલીને આય, તો રસ્તાની અંદર જંગલની અંદર એને જો પીડા ઉપડી, એ પીડાથી એને લાગી આવતો કોઈ ગામ તરફ જવાય કે નહીં બહાર જવાય, તો એને ત્યાં આગળ તાત્કાલિક એને ગળે ફાંસો ખાઈને આત્મહત્યા કરી લીધી। આ ગામના એક ફતાજી કરીને હતા, એ છેલ્લા 6-7 મહિનાથી એ અહીંયાથી કોઈ ગામે જતા હતા, કોઈ જંગલી પ્રાણીઓએ કે ગમે તે રીતે મરી ગયા, અત્યાર સુધી એમની કોઈ લાશ કે કંઈ એમનું અત્યારે કોઈ ઠેકાણું નથી મળ્યું। એમનો છોકરાઓ કે એમના પરિવારને અસ્થિ પણ એમની વિસર્જન કરવાનું એમને મળી નથી। ये वीडियो गुजरात की स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं पर सीधा सीधा सवाल उठाता है। आखिरकार इस गांव में आज़ादी के 75 सालों तक सड़क क्यों नहीं बनाई गई? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब शायद गुजरात सरकार या उनके नुमाइंदों के पास भी नहीं होगा। सोनी टीवी पर आने वाले पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल में धोबी समाज के लिए कथित रूप से अपमानजनक शब्द के प्रयोग पर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया। सोनी टीवी पर इन दिनों पुष्पा इम्पॉसिबल नामक सीरियल चल रही है। इस सीरियल के एक एपिसोड में धोबी समाज पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की गई है, जिसका विरोध करता हुआ आवेदन वडोदरा के कलेक्टर कार्यालय में दिया गया है। मैं कलेक्टर साहब से इस विषय में मिलने आई थी कि सोनी सब चैनल पर एक धारावाहिक आ रहा है पुष्पा इम्पॉसिबल, उसमें 13 जुलाई को 9:30 बजे 2 कोड़ी के धोबी इस शब्द का उपयोग किया है, जो कि सरासर गलत है। धारावाहिक मनोरंजन के लिए होते हैं, ना कि किसी की जाति व्यंग के लिए। मेरा धारावाहिक वालों से, निर्देशक और निर्माता से ये निवेदन है कि अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो कृपया करके वो अपनी गलती सुधारें। इससे हमारे समाज को बहुत पीड़ा हो रही है। कई लोग हमारा मजाक बना रहे हैं कि आपके लिए तो धारावाहिक में इस तरह से बताया जा रहा है। धारावाहिक के माध्यम से 1-2 शब्द इस तरह के कहे गए हैं जिससे हमें बहुत पीड़ा हो रही है। इसी संदर्भ में हम कलेक्टर साहब को शांतिपूर्वक एक ज्ञापन देने आए कि वह आगे धारावाहिक वाले तक हमारी बात पहुँचाएँ। रक्तदान एक ऐसा दान है जो कई लोगों की जिंदगियां बचाता है। ऐसे में वडोदरा के तड़वी समाज ने पहली बार रक्तदान शिविर के आयोजन की पहल की है। गुजरात के वडोदरा शहर में परिवार 4 रास्ता निकट SSV स्कूल में तड़वी समाज द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। तड़वी समाज, तड़वी परिवार एकता मंच, ATS सेना और संखेड़ा तड़वी युवा चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में तड़वी समाज के युवाओं ने रक्तदान करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया। ग्राम्य इलाकों में से आने वाले आदिवासी समाज के लोगों को जरूरत पड़ने पर रक्त मिल सके, इस आशय के साथ तड़वी समाज द्वारा पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान महादान के सूत्र को साकार किया गया। आज अमरा तड़वी परिवारना जे आयोजकों है ते शैलेष भाई तड़वी, कौशिक भाई तड़वी, તેમજ એકતા મન તરફથી સતીશભાઈ તડવી, એ બધાના પ્રયાસોથી એક તડવી સમાજને જ્યારે પણ કંઈ બ્લડની જરૂર પડે ઇમરજન્સીમાં, તો એના માટે એક આ તડવી સમાજ માટે એક બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે। આજે એમને જે આયોજન કર્યું છે તે ખૂબ સરસ કાર્ય છે। એ માટે આ તમામ આયોજકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। આજરોજ અમે લોકોએ વડોદરા તડવી સમાજ અને તડવી પરિવાર, તડવી એકતા મંચ અને આદિવાસી તડવી સેનાના સહકારથી આજરોજ અમે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન SSV હાઈસ્કૂલ પરિવાર 4 રસ્તા કરેલું છે અને SSG હોસ્પિટલના પૂર્ણ સહયોગથી
આજે અમે એક આ સફળતાપૂર્વકનું એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું છે. કેટલા લોકોએ ભાગ લીધો છે? 60 ડોનર છે અમારી પાસે રજીસ્ટર થયેલા અને અત્યાર સુધીમાં આઈ થિંક 35 થી 40 જણા તો ડોનેટ કરી ગયા છે અને બીજા આવી રહ્યા છે. મુખ્ય હેતુ અમારો એ જ છે કે અમારો જે તડવી સમાજ છે જે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રહે છે, શહેરી વિસ્તારમાં રહે છે અને જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારના કે લોકો અમારા સમાજના SSG હોસ્પિટલ કે બીજી હોસ્પિટલમાં જ્યારે સારવાર અર્થે આવે છે ત્યારે અમારે બ્લડની એ લોકોને જ્યારે જરૂર પડે છે ત્યારે એમને ઘણી તકલીફ પડે છે. તો એ ધ્યાનમાં રાખીને આજે અમે આ ત્રણેય સંગઠનો મળીને આજે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે અને એના થકી અમે અમારા સમાજના જે જરૂરિયાતમંદ હશે લોહીની એમને અમે લોકો મદદરૂપ થઈ શકીએ એના માટેનું આયોજન છે. वडोदरा के वासना भाईली रोड पर सर्व मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में बैरियाट्रिक सर्जरी काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया गया. मोटापा इन दिनों कई बीमारियों की जड़ बनता जा रहा है. ऐसे में वासना भाईली रोड पर सर्व मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बेरियाट्रिक सर्जरी पर मार्गदर्शन दिया गया. सर्व मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 100 बेड का अस्पताल है जिसमें ICU समेत की सभी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध है. इस अस्पताल में बेरियाट्रिक सर्जरी काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया गया जिसमें बेरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर चिराग, डॉक्टर रजत और डायटिशियन डॉक्टर बेला पटेल ने मार्गदर्शन दिया. समानी अंदर देवर्स हॉस्पिटल डॉक्टर चिराग परीख अभिलाषा 4 रस्ता पास है त्या आगे मारे सर्जरी करावड़ाई है. मारू वेट हतुं 160 kg, अत्यारे छे 96 kg. मैंने ऑपरेशन करावे 8 महीना जेवुं थयुं छे. मैंने बीपीनो प्रॉब्लम हतो, डायबिटीज नहीं पर बीपी हाई रहतुं हतुं. सवारमां 2 टेब्लेट, सांजे 2, रीतना 4 टेब्लेट लेतो तो आ ऑपरेशन कराव्या पछीथी मारे बीपी टोटली नील थई गयुं छे. टेब्लेट लेवानी जरूर नहीं पड़ती. इवन थोड़ुंक चालू ने हाफ चढ़ी जती थी एने बदले अत्यारे दिवसनुं 3 થી 4 किलोमीटर वॉकिंग करी सकूँ छूँ पण हाफ चढ़ती है नहीं. અને નીમાં જે પ્રોબ્લેમ હતો ની રિપ્લેસમેન્ટનું આપી દીધું. ડૉક્ટર મનોજ મહેતાએ ની રિપ્લેસમેન્ટ કરવાનું કીધું હતું. એના બદલે ઓપરેશન કરાવ્યાથી એટલો ફાયદો છે કે ની રિપ્લેસમેન્ટની પણ અત્યારમાં જરૂર નથી. દુખાવો સહેજ પણ છે નહીં. એટલે ઓપરેશનથી સારા એવા ફાયદા થયા છે આનાથી. 32 मरीजों ने इस कैंप में हिस्सा लिया जिनके शरीर के फैट और मसल्स का विश्लेषण विशिष्ट इन बॉडी मशीन द्वारा किया गया और उन्हें उनकी ज़रूरत के हिसाब से डाइट और सर्जरी की सलाह भी दी गई. इस कैंप में कई पोस्ट ऑपरेटिव मरीज भी उपस्थित रहे जिन्होंने अपने अनुभव दूसरे लोगों के साथ साझा किए. आज रोज तारीख 24 जुलाई को सर्व मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि वासना भाईली रोड पे उपस्थित है, जो 100 बेड की हॉस्पिटल है जिसमें ICU लेकर के सभी तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे हमने बेरियाट्रिक सर्जरी का कैंप रखा हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट 30 पेशेंट्स ने उसका लाभ उठाया है. ये बहुत स्पेसिफिक सुपर स्पेशलिटी कैंप है जिसमें जिसका भी वज़न ज़्यादा हो वो लोग यहाँ पे उपस्थित रहे हैं कैंप में और उनका स्पेशल बॉडी मास इंडेक्स का मेजरमेंट किया हुआ है एडवांस मशीन के अंदर, जिसके द्वारा हमने हर एक पेशेंट के बॉडी में कितना फैट कंपोजिशन है, मसल कंपोजिशन है, वो सब एनालिसिस करके दिया हुआ है. और उनको जिसको भी मतलब वेट लॉस करने की ज़रूरत है, कितना वेट लॉस है, उसके मुताबिक डाइट काउंसलिंग भी किया हुआ है और सर्जरी के लिए है उनको एक्सप्लेन किया हुआ है. वडोदरा के अलकापुरी में अंबेडकर भवन में UPSC और GPSC की परीक्षा को लेकर फ्री सेमिनार का आयोजन किया गया. कॉम्पिटिटिव परीक्षा के इस एरा में गुजरात के वडोदरा शहर में अलकापुरी में स्थित अंबेडकर भवन में पिछले कई सालों से छात्रों को कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारियां करवाई जाती है. इसी के तहत एक नई पहल के रूप में अंबेडकर भवन सोसाइटी और युवा उपनिषद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान से करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें 12th और ग्रेजुएशन के छात्रों को GPSC और UPSC की परीक्षाओं पर मार्गदर्शन दिया गया, जिसमें प्रवक्ता के रूप में डिप्टी कलेक्टर शिवांगी शाह, लेबर ऑफिसर हितेश सोलंकी के मार्गदर्शन में छात्रों को किस तरह से परीक्षाओं को आसानी से पास किया जाए उस पर जानकारी दी गई. इस सेमिनार में बड़ी संख्या में छात्रों की उपस्थिति रही. कार्यक्रम में वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर जीवराज सिंह चौहान, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर PM चावड़ा समेत के अग्रणियों की भी उपस्थिति रही.
આજે ડૉક્ટર આંબેડકર ભવન સોસાયટી અને યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશન દ્વારા જીપીએસસી અને ગુજરાતની અંદર બેન્કોથી લઈને સરકારી જે ભરતીઓ આવે છે એ ભરતીઓની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ છે. એ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની અંદર યુવાનોને તૈયાર કરવા માટે પરીક્ષામાં એ સફળ થઈ શકે એ માટે ક્લાસમાં એમને માર્ગદર્શન આપી, કોચિંગ આપી, સારામાં સારી એક્સલન્ટ ફેકલ્ટીઓ દ્વારા દરેક વિષયોના ઉપર એમને માર્ગદર્શન આપીને ટીચિંગ કરાવીને ભણાવીને એ ઉત્તીર્ણ થાય એ માટે આવતીકાલથી ક્લાસ શરૂ થવાના છે અને આજે એનો સેમિનાર રાખ્યો છે. એ સેમિનારમાં આંબેડકર ભવન સોસાયટીના એક મેમ્બર તરીકે હું પણ ઉપસ્થિત છું અને યુવાનોને એ માર્ગદર્શન આપવા માટે કે લક્ષ્ય નિર્ધારિત કરીને ચાલશે તો આ ક્લાસની અંદર તેઓ સફળ થશે અને ગુજરાત સરકારની ક્લાસ 2, ક્લાસ 1 અને અન્ય જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ છે કે બેંકની પરીક્ષાઓ છે એમાં ચોક્કસ તેઓ સફળ થશે. અને અમારું આંબેડકર ભવનના સૌ ટ્રસ્ટી મંડળ અને યુવા ઉપનિષદ જે ફાઉન્ડેશન છે નવસારી બેઝ છે અને આખા ગુજરાતની અંદર 10 જગ્યાએ ક્લાસ ચલાવે છે. એનું પરિણામ પણ ખૂબ સારું છે. ગુજરાતના લગભગ 700 જેટલા યુવાનો સરકારની વિવિધ ભરતીની અંદર ઉત્તીર્ણ થઈને એ આજે નોકરીઓ કરે છે. એટલે આ યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશનને અમે સાથે રાખીને અહીંયા ક્લાસ શરૂ કર્યા છે ને એ ક્લાસની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આવ્યા છે એ બધા પોતાનું ભવિષ્ય નિર્ધારિત કરશે એવી મને પૂરી આશા છે અને મને નિર્ધાર છે. એટલે આજે એના કાર્યક્રમના ઉદ્ઘાટનમાં હું ઉપસ્થિત રહ્યો છું. છેલ્લા 4-5 વર્ષથી ડૉક્ટર B.R. આંબેડકર ભવનમાં અમે વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ માટેના જુદા જુદા ક્લાસીસનો પ્રયોગ કરી ચૂક્યા છીએ અને અભ્યાસક્રમ ચાલુ રાખવા માટે અમે એક સારી સંસ્થાની શોધમાં હતા. ઘણા બધા પ્રયત્નો પછી સુરતની યુવા ઉપનિષદ કે જેનું પબ્લિકેશન પણ ખૂબ સરસ છે, જેમાંથી મોટાભાગના પરીક્ષાલક્ષી તૈયારી વિદ્યાર્થીઓ કરી શકે. ઉપરાંત એમની પાસે ખૂબ અદ્યતન ફેકલ્ટી છે જે લોકો વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન પૂરું પાડી શકે. એટલે અમે એમના સાથે સંયુક્ત ઉપક્રમે આવતીકાલથી અહીં ક્લાસીસ ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે. મારું વડોદરા શહેર અને જિલ્લાના વિદ્યાર્થીઓને આહ્વાન છે, આવો તમારું ભવિષ્ય બનાવો અને અભ્યાસ કરો અમારી સાથે. ખાસ કરીને યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશન છેલ્લા 2005થી દક્ષિણ ગુજરાત ખાતે કાર્યરત છે. એની ઘણી બધી બ્રાન્ચીસ અલગ અલગ વ્યારા છે, ધરમપુર છે, ચીખલી છે, સુરતમાં 2 બ્રાન્ચીસ છે. વડોદરાની અંદર અમે આજે શુભારંભ કર્યો છે. આવતીકાલથી નવા બેચ ચાલુ થશે સવારે 8થી 10ની વચ્ચે. યુવા ઉપનિષદ પબ્લિકેશન 2015થી શરૂઆત કરી હતી. આજે 65 જેટલા પુસ્તકો યુવા ઉપનિષદ પબ્લિકેશનના છે. મિત્રો, આ ફાઉન્ડેશનનો એક જ ગોલ છે કે સરકારી ક્ષેત્રમાં દરેક વિદ્યાર્થીઓ સફળ થાય. વડોદરા શહેરની અંદર, વડોદરા અને વડોદરા આજુબાજુના વિસ્તારો, ગ્રામીણ વિસ્તારોની અંદર વિદ્યાર્થી સરકારી નોકરી પ્રાપ્ત કરે, પોતાનું સ્વપ્ન પૂરું કરે એ માટે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ટ્રસ્ટ અને યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશનના સંયુક્ત ઉપક્રમે વડોદરાની અંદર અમે ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા. અને મિત્રો, આ જે સરકારી ક્ષેત્રમાં જવા ઈચ્છે છે એના માટે સુંદર તક છે. તો મિત્રો, ખાસ તમને એ છે કે જે અમારા ચેનલના માધ્યમથી આવો, અમારા ક્લાસની મુલાકાત લો અને ડેમો જુઓ કેવા પ્રકારનું છે અને તમારે ભવિષ્યની સરકારી નોકરીની ઈચ્છા છે તેને પૂર્ણ કરો. વંદે માતરમ. મારો પરિચય, હું સંજય પાગડાળ, યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશનના હું ડાયરેક્ટર છું અને મારી સાથે છે અજયભાઈ પટેલ, એ પણ યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશનના ડાયરેક્ટર છે. મણી સાહેબ છે, એ પણ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ટ્રસ્ટના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છે. સમગ્ર અમે સહयोगથી અમે चालू करिए છીએ युवा उपनिषद टीम द्वारा. हरिद्वार में इन दिनों कावड़ मेले के चलते भारी संख्या में कावड़िए पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसी बीच अलग अलग स्थानों पर करीब 1.5 दर्जन बाइक में आग की घटना सामने आई है. रविवार का दिन उत्तराखंड के हरिद्वार में कावड़ियों की बाइक के लिए बर्निंग डे साबित हुआ. पूरे दिन में अलग अलग 3 स्थलों पर करीब 1.5 दर्जन बाइक आग की भेंट चढ़ गए. रविवार शाम को भी
कनखल थाना क्षेत्र से गुजरने वाले हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई। वहीं हाईवे पर बाइक में आग लगते ही पास से गुजर रहे कावड़ियों में अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले ओमपुल के पास खड़ी 2 बाइक में अचानक आग लग गई। कुछ देर बाद ओमपुल से करीब 200 मीटर दूर सड़क किनारे खड़ी की गई कावड़ियों की 13 बाइक में अचानक आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक दूसरे से सटकर खड़ी की गई बाइक्स में तेजी से आग पकड़ने लगी। जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तब तक सभी बाइक स्वाह हो चुकी थी। वहीं आग लगने की तीसरी घटना कनखल थाना क्षेत्र में घटी। हाईवे पर होटल पार्क ग्रैंड के सामने एक कावड़िए की बाइक देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। मैं जो सड़क किनारे खड़ी की थी उनमें आग लगी, उसके कारण उसके निकटवर्ती जो भी गाड़ियां खड़ी थी उनमें भी आग पकड़ ली। जल्दी से चूँकि भगदड़ की स्थिति बन सकती थी, लेकिन मौके पर उपस्थित पुलिसकर्मियों, एसपीओज, ट्रैफिक वॉलंटियर्स और अन्य कावड़ियों की सहायता से चीज़ों को, जो आसपास गाड़ियां खड़ी थी उनको हटाया गया ताकि आग और ना फैलने पाए। दोनों हिस्सों से बीच का एक वैक्यूम जोन क्रिएट किया जाता है जिससे कि आग और ज़्यादा प्रसारित ना हो सके, और लोगों को समझा बुझाकर नियंत्रित किया गया। साथ ही थोड़ा सा एस्केप रूट बनाने के लिए जो चादरें लगी हुई थी उन चादरों को हटाया गया और वहाँ से लोगों को एस्केप रूट दिया गया। कुल मिलाकर किसी भी कावड़िए को या आम जन को कोई भी क्षति नहीं पहुंची। न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम न्यूज। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।